जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू विल जाइस अकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशंस। राजनाथ सिंह जम्मू के दौरे पे हैं और जहां 4 मिलिट्री पर्सन की डेथ हुई थी, उसके बाद 3 सिविलियन की डेथ होती है और इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। वहां ये विजिट करते हैं और एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हमें इरेडिकेट कर देना है टेररिज्म को। इंडियन आर्मी ऑर्डिनरी आर्मी नहीं है। और साथ में ये भी कहते हैं कि जो हमारे सोल्जर हैं वो प्रोटेक्टर हैं, तो इनकी ये ड्यूटी है कि केवल वो सेफगार्ड ही ना प्रोवाइड करें, साथ में लोगों के जो हर्ट हैं उसको भी विन करें। तो ये बात कही गई है। इसके आगे एक और एडिशनल न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम लीग है उसको बैन कर दिया गया है अनलॉफुल एसोसिएशन को देखते हुए। एंटी टेररिज्म यूएपीए के अंडर में से 5 ईयर के लिए बैन किया गया है। और इस बात की जो जानकारी है ट्विटर पे हमारे होम मिनिस्टर ने दी। साथ में ये भी कहा गया कि अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो इसे लाइफ टाइम के लिए भी हम बैन कर देंगे। अब ये हुआ क्यों है? क्योंकि जो इसका चीफ है ये बार बार टेररिज्म को सपोर्ट करने की एक्टिविटी में अभी जेल में रहा, फिर नज़रबंद किया गया था और फिर जैसे ही छूट के आता है तो ये साउट करता है पाकिस्तान के सपोर्ट में, टेररिज्म को प्रमोट करने की एक्टिविटी में ये कंटिन्यू इन्वॉल्व होता है। इसलिए इस तरह की जो एक्शंस हैं वो लिए गए। जयशंकर साहब गए हुए हैं रसिया। इन्होंने कहा है कि आगे जो हमारी बातचीत है वो नेक्स्ट लेवल पे है। इंडिया रसिया के रिलेशनशिप से रिलेटेड इन्होंने बात कही है। इंडिया रसिया ऑर्डिनरी रिलेशन पार्टनर नहीं है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं दोनों ही कंट्री के लिए। ये बात इन्होंने कही है। एक चीज़ और बात निकल के आई है कि जो कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे 2002 में स्टार्ट किया गया था और 2016 में इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ था। अभी इसे 2027 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने के लिए बात चल रही है। अब यही वो दौर था 2016 का, जब देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ढेर सारी एनजीओ को बैन करा था। रीज़न बिंग कि इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक ये एनजीओ गए, इन्होंने राइट्स के बारे में बात करी और तमाम तरीके की जो फॉरेन फंडिंग एनजीओ थी उनकी एक्टिविटी को सर्विलांस किया गया था। तो यही वो दौर था। ये कंट्री के रिलेशनशिप, इंडिया रसिया के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके एनजीओ ने कि यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उस समय यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे थे, आगे भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये निकल आ रही है बातें, पेमेंट से रिलेटेड बातें हैं कि काफ़ी हद तक इंडिया एग्री कर गया है कि देखते हैं कि बैंकिंग सॉल्यूशन क्या निकाल पाते हैं जो दोनों कंट्री के बीच में जो पेमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने आप कल की ही वीडियो में बता दी थी, एक बार उसे देख लीजिएगा, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पे ही, दिल्ली पुलिस जो है वो इजराइल एम्बेसी के बैक में जो ब्लास्ट हुआ है उसके एक्सप्लोसिव के ट्रेस को निकालने के लिए ट्राई कर रही है कि किस तरीके के एक्सप्लोसिव यूज़ किए गए थे, कहाँ से आई थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक न्यूज़ और है कि इजराइल ने अपने सिटीजन्स के लिए इंडिया में एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि पॉसिबल है कि टेरर अटैक हो सकता है, तो अवॉइड करें कि जो क्राउडेड प्लेस है जैसे मॉल है, मार्केट है ना, ऐसी जगहों पे ना जाएं। अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखें, कोई बाहर से आपको ये ना रीड कर पाए कि आप जीव्स हैं। ये भी इन्होंने कहा है। ये भी कहा है कि रियल टाइम अपनी जो न लोकेशन, फोटोग्राफ या डिटेल्स सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। तो ये बेसिक एडवाइजरी दी गई है सेफ्टी पर्पस के लिए कि मे भी हो सकता है कुछ इस तरीके के अटैक आपके ऊपर किए जा सकते हैं। ये चीज़ें। एक एडिशनल न्यूज ये है कि अमोनिया लीक हुआ है, पाइपलाइन ट्रिगर हो गई है और 52 लोग एडमिट हो गए हैं। खैर इसमें आगे अगर न्यूज़पेपर के अंदर ही दिया हुआ है कि एनजीटी ने सुमोटो इस पर ले लिया है। अब यहाँ हमको देखना है कि जो अमोनिया से रिलेटेड बातें की गई हैं वो क्या है, अमोनिया का बेसिकली यूज़ कहाँ है। तो देखिए अमोनिया जो है नॉर्मल लाइफ में देखें तो मेनली इसका यूज़ जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर 80% यूज़ होता है। प्यूरिफिकेशंस के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशंस के लिए भी यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यूज़ हम करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर ये यूज़ हो जाए तो ये काफ़ी हद तक जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इनके ऊपर इम्पैक्ट डालती है और इसकी वजह से जो डेथ होने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लंग्स के ऊपर मेनली इनका इम्पैक्ट आता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी ब्लॉक हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस तरीके के चैलेंजेस अमोनिया से हो सकते हैं। ये नाइट्रोजन गैस साइकिल का पार्ट है
ये भी याद रखिएगा, इससे ज़्यादा यहाँ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके जो इथिकल पार्ट हैं या केस स्टडी वाले पार्ट हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल हमारे लिए यूज़ का है और जिसमें ये बताया गया है कि टूरिज्म को इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, डिस्ट्रप्शंस और हरिड डेलिबरेटली हुआ है। जो पार्लियामेंट के 4 सेशन के बारे में उन्होंने बात की है 14, 15, 16 और 17, और इन्होंने कहा है कि 15 और 17 को मेनली कंपेयर किया हुआ है। 15 मतलब यूपीए 2 का जो लास्ट सेगमेंट था 2013 तक का, वहाँ एनडीए या मेनली बीजेपी ही अपोजिशन में थी और उसने काफ़ी लीड रोल प्ले किया था और डिस्टर्ब किया था। और अब जाके वही जो बीजेपी है, जब ये गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में है तो ये किस तरीके से एक्टिविटी कर रही है, यही बात इन्होंने इस चार्ट के थ्रू कही हुई है। अगर ये देखिए, इन्होंने फर्स्ट चार्ट में इन्होंने शेयर किया हुआ है, ये डेटा आपके लिए केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कहीं अगर बताना हो कि पार्लियामेंट्री बिहेव या पॉलिटिशियन एक्टिविटी के ऊपर, तो फिर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी पार्टी को लेके आप ये बात नहीं करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली कंपैरिजन देखने को आपको मिलेगा और 15 लोकसभा और 17 के बीच में, क्योंकि ये दोनों काफ़ी डिस्टर्बिंग रही। ये बता रहे हैं आज की जो सरकार है ये अपोजिशन में रही तो उसको वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी और अब जो सिचुएशन है वो क्या है, इसको लेके इन्होंने बात की हुई है। चार्ट 1 में इन्होंने लोकसभा के टाइम के बारे में बात किया हुआ है और चार्ट 2 में राज्यसभा के टाइम के बारे में बात किया हुआ है। इसमें 14, 15, 16 और 17 के बारे में इन्होंने बात की हुई है। अब देखिए, 15 का जो टोटल आवर्स लॉस था वो 50% के अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने बताया हुआ है और 17 का 25.6%। इट मीन्स जो आज की रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन में थी, वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी लोकसभा के अंदर, और यही चीज़ आप राज्यसभा के अंदर देखेंगे तो 41.3% आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये नेचर बताने के बारे में बात की जा रही है। अगला इन्होंने चार्ट दिया हुआ है और इसमें ये बताते हैं कि 15 के समय 44 बिल पास किए गए थे विद इन 60 मिनट और लेस डिस्कशन के साथ, और 17 के अंदर 64 बिल पास किए गए हैं जो 60 मिनट से भी कम या 60 मिनट के डिबेट के बाद निकले हैं। यही बात राज्यसभा में इन्होंने कही हुई है कि 15 में देखें तो 34 बिल पास हुए थे विद इन 60 मिनट और लेस में, और इस समय 61 बिल 17 के समय 61 बिल पास हुए हैं विद इन 60 मिनट और लेस के समय। अब इनका कहने का एक पॉलिटिकल एजेंडा होगा, ठीक है, आपको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये समझना है कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर है या पार्लियामेंट्री बिहेव है ये किस तरीके से चलता है। एक तो देखिए काफ़ी मोटा पैसा लगता है, अराउंड 6 करोड़ पर डे का एक्सपेंस आता है, तो पर आवर के हिसाब से अगर चैलेंजेस देखा जाए तो कितना ज़्यादा ही हम पैसा जो है वो, क्योंकि वो तो पब्लिक का पैसा है, वो बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा जो टाइम जा रहा है वो, तीसरा जो अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने एरिया के लोगों को आप, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आप कहाँ दे पा रहे हैं, वो तो आपने किया भी नहीं। इस तरीके से आगे देखें तो जो पॉलिटिक्स है वो पार्टी सेंट्रिक हो जा रही है, ना कि पीपल सेंट्रिक। दिस इज द डिबेट, ये बात यहाँ निकल के आ रही है। तो आपको इस डायमेंशन में चीज़ों को रखना है कि अगर आप कभी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से रिलेटेड कोई बात आए तो आप वहाँ ये इस तरीके के डेटा यूज़ कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम कभी न लिया जाता है, ना किसी लीडर का नाम लिया जाता है। सीधे क्वेश्चन आप तो आज तक कभी नहीं किसी ने कहा। और एक चीज़ और, यूट्यूब पे आप जो भी देख रहे हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, अगर वो नाम लेके पढ़ा रहे हैं तो दिस इज वो बाइज्ड है। यूपीएससी का ये अप्रोच कभी नहीं है। आप पूरे पेपर में देख लीजिएगा, कभी यूपीएससी ने किसी का नाम लेके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आप इस बात से बिल्कुल अवेयर रखिए कि किसी मंच पे कोई चढ़ के कहे तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, अपनी इश्यूज को, वो अपने अंदर की जो कोलाहल है उसको निकाल रहा है। उसका यूपीएससी से कभी कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, साइंस टेक से रिलेटेड, विल स्लिम रिवोल्यूशनराइज लूनर लैंडिंग। स्लिम जो है ये जापान का स्पेस क्राफ्ट है जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, और ये 25 दिसंबर को लूनर ऑर्बिट में इंटर कर गया है। ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। सेकंड कंपैरिजन ये है कि इसका जो वेट है हमारे चंद्रयान 3 से काफ़ी कम है। चंद्रयान 3 का वेट था 3900 kg और ये है 590 kg, तो काफ़ी लाइटर है, लाइट वेटेड है। एक कंपैरिजन और देखें तो जो स्लिम है ये फ्यूल थ्रिफ्टी रूट को फॉलो करता है, जो वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी के ऊपर काम करती है, और ये 4 मंथ का इन्होंने टाइम लिया। जबकि चंद्रयान 3 के बारे में देखें तो ये शॉर्टर ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट का यूज़ करता है और ये मंथ
वन मंथ का ये टाइम लिया। तो ये एक कंपैरिजन है। यूपीएससी कई बार ऐसे बेसिक पे चली जाती है, तो ये ट्रांसफर ऑर्बिट से रिलेटेड कीवर्ड्स आ सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लैंडिंग के बारे में बात करें तो सिहोली क्रेटर के पास इसको लैंड कराने के बारे में बात की जा रही है, जो वहाँ ये सॉफ्ट सेलिन ऑर्बिटर के साथ ये इसे डिप्लॉय किया जाएगा, जो इसके सरफेस की एनालिसिस करेगा। ये बातें यहाँ से हैं। और लास्ट नॉट द लिस्ट कि अगर ये सक्सेस या फेल होगा तो जापान हमारे साथ जो ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशंस के अंडर में जो हमारा जो कोलैबोरेशन इंडिया के साथ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे साथ शेयर करेगा, जो एक्सप्लोर करेंगे साउथ पोल रीजन को, और जो रिक्वायर प्रिसाइज लैंडिंग टेक्नोलॉजी होगी उसके लिए। तो हमारे चंद्रयान 4 के लिए एक तरीके से ये मदद साबित होगी, यही बात इसमें कही गई है। ये इसका मोटिव था, ये पूरी स्टोरी थी। तो आपको ये बेसिक क्लियरिटी जैक से याद कर लीजिएगा। जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल रिटायर हुए हैं, उनका एक इंटरव्यू है। इसके सारे क्वेश्चन से आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, इसलिए मैंने इसे आज यूज कर लिया है। एक बार थोड़ी सी पूरी बात को समझ लेते हैं, फिर अपने आप आपको जितनी बातें इसमें मैं कहना चाहता हूँ और जो ऐड करना चाहता हूँ वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन से पूछा गया है कि भाई आपको क्या लगता है कि जुडिशरी जो है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशरी का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट को ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है और ना ही ये अपोजिशन को वीक करती है। इसका कोई लेना देना नहीं है। जुडिशरी का अपना काम है और वो अपने स्पेस में रह के काम करती है, क्योंकि इन्होंने इसको इस तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से जुडिशरी के अंदर जो वर्क होता है वो हम करते हैं, और हम गवर्नमेंट के ना ही इंटरवेंशन को देखते हैं और ना ही हम गवर्नमेंट से इंक्लाइन कोई डिसीजन देते हैं। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पिटिशंस पड़ी जो काफ़ी क्रूशियल इश्यूज पे थी, जैसे 370 है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, डिमोनेटाइजेशन है, वो पेंडिंग रही सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक। क्या ये एक तरीके से अगर इसकी जो पेंडेंसी है उसकी रिलेवेंसीज और उसका जो इम्पैक्ट है वो, तो इन्होंने कहा है कि जो पेंडेंसीज आ रही हैं वो क्या है कि नेचर ऑफ जो केस है उसके अकॉर्डिंग होता है। जब तक पूरा डिस्कशन हो नहीं जाता तब तक हम कोई उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। दूसरा कि इसकी प्रायोरिटाइज करने का काम जो है वो ऑल एंड ओनली सीजीआई के पास है, तो उसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं है। इससे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जुडिशियल सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा या किसी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हॉट एंड कूल नहीं होता। ये इन्होंने बात कही हुई। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कि जो लिस्टिंग होती है कोर्ट के अंदर, कई बार उसमें कंप्लेन की जाती है और उसे शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है एक बेंच से अनदर, तो वो कैसे होता है और वो कहाँ तक जायज़ है। तो इन्होंने फिर वही बात कही है कि देखिए, लिस्टिंग जो होती है वो टोटली सीजीआई के द्वारा ही की जाती है। जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं, बिना एक बार लिस्टिंग हो जाने के बाद जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाता है, उसमें जजेस का कोई रोल नहीं है। ये बात उन्होंने कही हुई है। ये भी कहा गया है कि क्या हम चाहें तो बिना सीजीआई के बताए क्या मूव कर सकते हैं या डिलीट हो सकती है, केसेस डिलीट हो सकते हैं। तो इन्होंने इस बात के लिए कहा है कि नहीं, सीजीआई के पास सब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, सबको सारा जो कंट्रोल होता है रजिस्ट्री रिपोर्ट का, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन है एनजेएससी को, देखिए इस पे कंटिन्यू आर्टिकल चल रहे हैं, देखते चलिए। एनजेएससी के ऊपर इनके ऊपर उन्होंने बात की होगी क्या रिटर्न फिर से इसे एनजेएससी को लेके आना चाहिए, ये बात इनसे पूछी गई है। तो इन्होंने कहा कि दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये था कि अगर वो जुडिशरी के उसके एनजेएससी को चेंज करके फिर लेके आया जाए, साथ में भले ही पब्लिक लेवल पे अपॉइंटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आप ना रखें पब्लिक डोमेन में, लेकिन गवर्नमेंट और जो जजेस हैं जुडिशरी को साथ लेके बैठ के बात करें, वहाँ अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें तो एनजेएससी के लिए कोई बात निकल के आ सकती है, ये इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम अगर किसी हम रिमूव कर देना ही कोई सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर हम चेंज करके उसे बेहतर बना सकते हैं तो वो बात बेहतर है हमारे लिए, ये बात इन्होंने कही हुई है। तो एनजेएससी को लेके ये भी पॉजिटिव है। एक बात ये भी कही गई है कि जो जुडिशरी है, जो पुशबैक होती है जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है, तो इन्होंने कहा है कि देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी जब, तो कहीं ना कहीं पुशबैक आता है
है ना, जुडिशरी के ऊपर एक थोड़ा सा लिटिल पुश के बारे में इन्होंने कहा हुआ है। लेकिन चूंकि जुडिशरी का जो वर्क है वो चेक एंड बैलेंस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो वो अपने रोल को वो प्ले करती है। अगला सवाल इनसे पूछा गया है कि जो पेंडेंसीज हैं, जो 80,000 हो चुकी है जो केसेस की, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, ओवरवर्क करके निकाला जाए या रीजनल बेंच बना दी जाए, है ना, या फाइनल अपीलेट कोर्ट के कॉन्सेप्ट को क्या बढ़ाया जाए, इस तरीके से बातों को इन्होंने पूछा हुआ है। अब इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि देखिए हम बिल्कुल रिलक्टेंट हैं कि एपेक्स कोर्ट जो है वो डिफरेंट प्लेस पे ना जाए, उससे इफेक्ट होगा इसके यूनिटरी कैरेक्टर का, ये बात आती है। लेकिन इसका जो और भी ऑप्शन है कि अब इस समय आपके पास जो रीजनल वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपके पास क्या है, इस समय वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। हाँ, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन अपीलेट कोर्ट जो है यही केवल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये इन्होंने बात कही हुई है। तो एक अच्छा सा टॉपिक था, कई बातें आपको देखिए वो इसमें मिली, और चूंकि फॉर्मर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी बातों की वैल्यू होगी और हमारे लिए भी जो कई जगह ये वैल्यू एडिशन करने के लिए काम आएंगी। कोरोना से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि केवल 23 करोड़ लोगों को कोविड-19 बूस्टर मिला हुआ है। इसको लेके जो स्टेट हैं उनसे लेके बात की जा रही है कि जो रिसेंट स्पाइक हुआ है JN1 का, कि क्या किया जाए। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि एडिशनली जो बूस्टर शॉट है 97% जो हमारे सिटीजन हैं वो एलिजिबल हैं फर्स्ट के लिए, और 90% सेकेंड डोज के लिए एलिजिबल हैं। चूँकि बूस्टर डोज लगाने के बाद कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए थे, इसलिए बहुत ढेर सारे लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया था। दूसरा एक न्यूज़ है कि फर्स्ट डे एक दिन के अंदर ही 529 केसेज जो हैं वो राइज हुए हैं, तो थोड़ा सा ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग दिख रहा है इस समय। शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर गॉट 60,000 टूरिस्ट व्हीकल इन 10 डेज। तो अब इसको ये केवल डेटा याद रखिए, ये आपकी रिलेटेड होगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी, है ना, टूरिज्म से भी रिलेटेड हो जाएगा और आपके एथिक्स से भी रिलेट हो जाएगा, ये हम इसको बाद में देखेंगे, केवल ये डेटा याद रखिएगा। UGC ने रीइशू नोटिस कर दिया है कि जो MPhil है वो जो डिग्री कोर्स है उसमें वो नहीं रहेगा। ये कोई बहुत स्पेशल न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेटिव है। कई बार ये क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन बातचीत इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रो लोकल इट लोकल, बंगाल फार्मर ने एक सेलिब्रेशन रखा है इंडिजीनियस सीड के लिए, और एक NGO है वहाँ की, वो 22 स्टेट में वर्क कर रही है ऑल ओवर द कंट्री, और वो चाहती है कि क्लाइमेट के साथ रिजिलियंस रखा जाए और साथ में सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। इसी के अंडर में ये जो एक्शन एड नाम की NGO है, इसने ऑर्गेनाइज़ किया था बंगाल के अंदर, और इस इंडिजीनियस जो सीड फेस्टिवल है इसी को डिफरेंट वैरायटी के जो नेटिव फूड हैं, इनको नेटिव सीड्स हैं, इनको स्टोर किया जाए, सीड बैंक बनाने से रिलेटेड इन्होंने बात की हुई है। तो सीड बैंक थोड़ा सा यूज़फुल टर्म है आपके लिए, याद रखिएगा, और एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडिजीनियस फार्मिंग से रिलेटेड, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा कि जो नेटिव वैरायटीज़ हैं पैडी की, पल्स की, वेजिटेबल की, वो ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इन्हेंस करने के बारे में इन्होंने बात की है, और इसको ग्रास रूट लेवल पे वर्क करने से रिलेटेड बात की है। पंजाब के CM क्लेम कर रहे हैं कि जो सेंटर है रिजेक्ट कर रहा है स्टेट्स की जो झांकियाँ जाती हैं तो 2024 के रिपब्लिक डे परेड में, और इन्होंने एक ब्लेम डाला हुआ है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में ये बात आ सकती है। इन्होंने 3 बातें कही हुई हैं कि हमने इस ईयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सबमिट किया था 3 आइडियाज़। पहला था पंजाब की जो हिस्ट्री ऑफ सेक्रीफाइस, और तो उससे रिलेटेड बातें, फिर मैं भागो द फर्स्ट लेडी वॉरियर ऑफ सिखिज़म, ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इन्होंने बात की हुई है, और रिच हेरिटेज ऑफ पंजाब। लेकिन ये बहुत सैडली है कि हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है और 24th की रिपब्लिक डे परेड के लिए। तो ये न्यूज़ है। ये देखिए वर्ल्ड में चाइना सेंसन लगा दिया है, US की रिसर्च फर्म है 2% के ऊपर। ये फर्म जो है ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक्टिविटी करती है। इसका जो काम है ह्यूमन राइट रिलेटेड एक्टिविटी को देखना, और जो वीगर जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उससे रिलेटेड न्यूज़ इसने दी थी, और जो जिनपिंग के खिलाफ जा रही थी, और इसीलिए जो चाइना है उसने इनके जो हेड्स हैं US रिसर्च फर्म के, इनके दोनों लोगों के खिलाफ वहाँ सेंक्शन लगा दिया है। ये थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन कई बार ये कॉमन न्यूज़ आपके लिए काफ़ी काम की हो जाती है। एक न्यूज़ और है बिजनेस से रिलेटेड, इंडिया बैंक एसेट्स क्वालिटी इम्प्रूव टू
डिकेडल हाई ना, आरबीआई ने कहा हुआ है कि अभी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है 12.2% फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो 9 ईयर में सबसे ज़्यादा हाई रही। और 45% रिडक्शन हुआ है GNPA का, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, क्योंकि जो रिकवरी है, जो अपग्रेडेशन है वो बहुत अच्छा हुआ। ये डेटा आपके लिए यूज़फुल है। अब इस समय जो ये लोन वाले कॉन्सेप्ट आपको देखेंगे मिलेंगे, NPA की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ये आपकी काफ़ी बेहतर मानी जाएगी। इसी से रिलेटेड इन्होंने बात की है कि एक स्ट्रॉन्ग फूटिंग देखने को मिल रही है, जो कैपिटलिंग पोजिशनिंग है वो बेहतर हुई है, ये बात इन्होंने कही हुई है। कंबाइंड सीट जो है वो हमारी काफ़ी अच्छी हुई है। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थे, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। कैपिटल रिस्क जो है असेसमेंट जो है हमारा हायर हुआ है। NBFC ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जो हमारे UCB कैपिटल बफर्स हैं वो भी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किए हुए हैं। ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है। अरेबियन सी की जो मर्चेंट शिप हैं उनके अटैक्स की वजह से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, इसके जो फ्रेट की जो कॉस्ट है रेज हो रही है, मतलब कि जो इनकी कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी। इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कोविड-19 के समय जो इनकी प्राइस थी वो उसमें बढ़ी थी, फिर स्वेज कैनाल का कंसर्न आया था, वहाँ भी ये चीज़ें बढ़ी थी। तो ये आप बता सकते हैं कि भाई अगर अटैक हो रहा है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर डिटेल। बस इसको मैं अटैच कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है। सिग्निफिकेंट क्लाइमेट माइलस्टोन ऑफ 2023। कुछ एक बातें हैं। पहला ये कि सबसे हॉटेस्ट ईयर इसे देखा गया है, और जो हमने अपने आप को 1.5 डिग्री टेम्परेचर का टारगेट सेट किया था, तो उससे ये काफ़ी 1.43 डिग्री वार्मर हमने प्री इंडस्ट्रियल रेफरेंस से ज़्यादा महसूस किया है जनवरी टू अक्टूबर। अब ये क्या है, 1850 to 900 के बीच का जो टाइम है, वहाँ से हम इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उठा के देखते हैं, वहाँ से ये इसको हम ऐड ऑन करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देखा गया है। इस एक और इम्पैक्ट देखने को मिला है कि हाईएस्ट सी सरफेस जो है ना, वो देखने को मिला है, वार्मर हुआ है। 90% जो प्रायर ऑब्जर्वेशन थे जो समय के साथ, वो बढ़े हैं 2023 में। और अकॉर्डिंग टू US नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, 48% ऑफ ग्लोबल ओशियन एक्सपीरियंस देम इन 23। तो ये भी एक हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर का। अब देखिए इसके इम्पैक्ट बहुत है, आपको ये डेटा नहीं रखना है, केवल आपको बस ये जानना है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके इम्पैक्ट जो होंगे वो किस तरीके से होंगे। अब देखिए जो आइस है, चाहे वो अंटार्कटिक की ले लीजिए या फिर हिमालयन रीजन की ले लीजिए, अब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये अब बट ऑब्वियस है कि ऑटोमेटिक ये मेल्ट होंगी। और जब ये मेल्ट होंगी तो इसमें देखिए सी आइस के बारे में इसने बता रखा है कि ये काफ़ी लोवेस्ट है सिंस 1979 से। इन्होंने इसके बारे में डेटा रखा है, और किलोमीटर के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, देख लीजिएगा। अगर आपको डेटा इसे राइट डाउन कर पाएँ, याद कर पाएँ, तो आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। लेकिन ये है कि ये सबसे लोवेस्ट रहा है, बस ये देख के चलना है। इसका जो रिकॉर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, न्यू हाई 1 पॉइंट हाई हो गया 2022 से 2023 तक 1.1%। हम जो एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा ये हायर हो रहा है, ये बात कही गई है। लॉस्ट डैमेज फंड को 28 में ये एक नई बात आई है जो UAE में भी हुआ था, लॉस्ट डैमेज फंड रिलीज़ करने को लेके बात की गई है, और UN ऑफिशियल्स ने इसको क्लियर कर दिया है। 792 मिलियन जो गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा। देखने में तो काफ़ी ह्यूज है, बट जो रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये बात इसमें कही गई है। और इम्पैक्ट ऑफ फूड सिस्टम के बारे में भी बात है कि पहली टाइम हिस्ट्री में समिट में 134 जो कंट्रीज हैं COP28 में, उन्होंने क्लाइमेट इम्पैक्ट को फूड इंडस्ट्री के ऊपर माना है। और इन्होंने बताया है कि 5.7 बिलियन पीपल जो है इन कंट्री के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 7% जो फूड है वो यहाँ ये लोग खाते हैं, और 500 पीपल जो है फार्मर के इसके अंदर बिलोंग करते हैं, जो 76% इमिशन फ्रॉम ग्लोबल फूड सिस्टम का ये पार्ट है। तो एक ह्यूज लेवल पे एक इम्पैक्ट सिस्टम को कंसीडर किया गया है, माना गया है, और ऑब्जर्व किया गया है, और डिक्लेयर किया गया है क्वांटिटेटिव टारगेट्स को। तो ये हमारे लिए एक बेहतर न्यूज़ है, COP28 से रिलेट करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये आज की न्यूज़ रही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।